दोस्तों आज इस वीडियो में बहुत सारी खबरें आपके सामने रखूंगा। आज किसी टॉपिक पर मैं अपना ओपिनियन नहीं रखूंगा बल्कि सिर्फ खबरें आपको बताऊंगा। शुरुआत करते हैं ग्रेटर इजराइल से। कल शाम की वीडियो आप लोगों ने देखी होगी। मैंने आपको बताया था कि इजराइल चाहता है कि वो मिडिल ईस्ट का बादशाह बन जाए, ग्रेटर इजराइल बना दे। जो ग्रेटर इजराइल बनेगा उसमें इजराइल तो है ही, फिलिस्तीन होगा, लेबनान भी होगा, सीरिया भी होगा और इराक भी होगा। फिलिस्तीन को वो कब्जा चुका है, लेबनान में भी घुस चुका है और अब सीरिया भी उसके कब्जे में आ गया है। सीरिया को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं, आगे आपको दिखाऊंगा। सीरिया भी अब इनके कब्जे में आ चुका है और अब इनकी नजर इराक की तरफ है और उसके बाद ये लोग सऊदी अरब की तरफ भी बढ़ेंगे। ईरान की आईआरजीसी के ये जो जनरल हैं, जनरल रेजाई, इन्होंने कहा अभी आतंकवादी इराक पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। उत्तरी सीरिया में एक अमेरिकी कैंप है जहां पिछले 4 सालों के अंदर 11,000 आईएसआईएस के मेंबर और उनके परिवार वालों को ट्रेनिंग दी गई है और संभावना यह है कि आने वाले कुछ महीनों में ये लोग ईरान में मौसुल या तिक्रित पर हमला करेंगे। यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। अब इनकी नजर इराक की तरफ है। यह बात मैंने आपको कल भी बताई थी। इजराइल का जो सपना है, इजराइल उस सपने को पूरा करके रहेगा और यह ग्रेटर इजराइल जरूर बनेगा। मिस्र भी आएगा इसमें और जॉर्डन भी आएगा। ये जो लोग खामोश बैठे हैं ये सब इसकी जद में आने वाले हैं। कुछ ही महीनों के अंदर इराक के अंदर भी आतंकी आईएसआईएस के हमला करेंगे और इसके पीछे किसका हाथ है आप सभी लोग जानते हैं। दोस्तों काफी सारे लोगों के मैंने कमेंट देखे कि ईरान ने सीरिया के अंदर घुसकर ईरान की मदद क्यों नहीं की। ईरान मदद कर सकता था, अपनी सेना भेज सकता था। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ईरान ने बशर अल असद से कहा था कि आप अगर कहें तो हम अपनी सेना को उतारें, स्पेशल यूनिट आपके यहां पर भेजें, लेकिन बशर अल असद ने मना कर दिया कि आप अगर यहां पर अपनी फोर्स उतारेंगे तो उधर इजराइल भी खुलकर हमारे सामने आ जाएगा। अब एक और बात सामने आई है। आईआरजीसी के उप कमांडर इन चीफ ये कहते हैं कि बशर अल असद ने ईरानी मदद का, हमने जो उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं, वास्तव में उन्होंने एक्टिव रूप से हमें आने और मदद करने से रोका। हमने उनसे कहा था लेकिन वो हमें रोक रहे थे। बशर अल असद ने एक बैठक में हमारे एक अधिकारी से कहा कि मेरे सैनिक सचमुच या तो तस्कर बन गए हैं या चोर हो गए हैं, वो मेरी रक्षा नहीं कर सके और जब मैं कम से कम दमिश्क की रक्षा करना चाहता था। यानी बशर अल असद ने इसलिए ईरान की सेना को नहीं बुलाया क्योंकि बशर अल असद के खुद के सैनिक उसको नहीं बचा पा रहे थे, इसीलिए तो इतनी जल्दी वो भाग गए। वरना इतनी जल्दी राजधानी दमिश्क को छोड़कर नहीं जाते बशर अल असद। बशर अल असद को यह महसूस हो चुका था कि उनके सैनिक भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं, वो लूटपाट कर रहे हैं, उन्हीं के महल में बगावत कर रहे हैं या फिर हथियारों की तस्करी करने लगे हैं इन संगठनों के लिए। इसीलिए वो ना उन्होंने ईरान को बुलाया और खुद भी जल्द से जल्द देश छोड़कर भाग गए। सीरिया में सत्ता परिवर्तन होते ही इजराइल क्या कुछ कर रहा है, सारी चीजें आपको लगातार बता रहा हूं। इजराइल की सेना बफर जोन बनाने के नाम पर सीरिया के अंदर घुस चुकी है। गोलान हाइट से तकरीबन 40 किलोमीटर अंदर वो पहुंच चुकी है बफर जोन बनाने के नाम पर कि हम बफर जोन बना रहे हैं ताकि हमारे देश को किसी तरह का कोई खतरा ना हो। अभी तक इनके मिले हुए साथी थे ये जो सरकार बनी है। अब इजराइल का काम निकल गया। जब इजराइल का काम निकल गया तो अब इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इन्हीं को धमकी देने लगा। इजराइल ने सबसे पहले काम क्या किया, मैंने आपको कल भी बताया था कि जितने भी सीरिया मिलिट्री के वेपन थे, जितने भी टैंक थे, नेवी के जो भी उनके जहाज या पनडुब्बियां थी, सबको तबाह कर दिया। नेवी को भी तबाह कर दिया, एयरफोर्स को भी तबाह कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया इजराइल ने। सीरिया के पास अब इतनी ताकत नहीं बची है कि अगर कोई छोटा सा रॉकेट भी सीरिया की तरफ छोड़े तो ये जो मुजाहिद आए हैं ना सरकार में, ये उसको रोक सकें। इजराइल ने कुछ नहीं छोड़ा है इन लोगों के पास। बेंजामिन नेतन्याहू ने अब धमकी दी है इन्हीं को कि ये जो नई सरकार आई है, अगर ये लोग
सीरिया के अंदर ईरान और हिजबुल्लाह को बुलाते हैं या हिजबुल्लाह को ईरान के जरिए इनके रास्ते से हथियारों की मदद पहुंचती है, तो ये इसकी सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। सीरिया की नई सरकार को, मोहम्मद अल जुलानी की सरकार को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी अगर हिजबुल्लाह और ईरान का साथ ये लोग पकड़ते हैं। चेतावनी दी है कि आप गलती मत करना असद वाली, वरना आपका भी हश्र हम उसी के जैसा करेंगे। तो मतलब निकाल लिया इसने अपना, और अब इन्हीं को यह धमकी दे रहा है। मेरे दोस्तों, ज्यादा दिन की बात नहीं है, बस कुछ ही दिनों के अंदर आप लोग देख लेना, ये जो सरकार में आए हैं ना, ये सीरिया का बेड़ा गर्क करवा देंगे। दमिश्क एक ऐसी जगह है जहां पर दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बहुत ही ज्यादा पाकीज़ा जगह मानी जाती है। दमिश्क के अंदर मुसलमानों की बहुत आस्था है। दमिश्क का इतिहास आप कभी पढ़ना, दमिश्क की जमीन किस तरह की जमीन है, कौन कौन वहां पर आया है, कौन कौन वहां पर दफन है। बहुत पाकीज़ा जमीन है, बहुत मायने रखती है इस्लाम में। उस पर कब्जा हो जाएगा बहुत जल्द, आप देख लेना। ये इजराइल का रक्षा मंत्री है, यह कहता है कि मैं सीरिया के नेताओं को चेतावनी देता हूं, जो कोई भी बशर अल असद के नक्शे कदम पर चलेगा उसका अंत भी उसके ही जैसा होगा। फिलहाल सीरिया के अंदर यह सब कुछ चल ही रहा है। उधर समुद्र के अंदर लाल सागर में हुतीज भी अपने काम पर लगे हुए हैं। हुतीज ने आज ऐलान किया कि उन्होंने 3 अमेरिकी आपूर्ति जहाजों और 2 विध्वंसकों को निशाना बनाया और 2 ड्रोन के साथ इजराइल में जाफा और अश्कलोन क्षेत्रों को भी निशाना बनाया। यमन वाले अपनी धुन में आगे बढ़े जा रहे हैं, वो किसी चीज से नहीं डरते हैं। उनसे जो कुछ हो रहा है वो फिलिस्तीन के लिए कर रहे हैं। दोस्तों, सीरिया के अंदर ये जो कुछ हुआ है, इसमें सिर्फ इजराइल का ही हाथ नहीं है, बल्कि इसके दोस्तों का भी बहुत बड़ा रोल है। ब्रिटेन के जो नए प्रधानमंत्री है, इन्होंने जो नई सरकार आई है सीरिया के अंदर, उसको 11 मिलियन यूरो देने का ऐलान कर दिया है। सहायता देंगे ये लोग सीरिया की इस सरकार को। रजब चच्चा कहते हैं कि हम किसी को भी सीरियाई क्षेत्र को विभाजन करने और इस देश को एक बार फिर युद्ध, टकराव और तनाव के दृश्य में बदलने की अनुमति नहीं देंगे, चाहे फिर वो इजराइल हो या फिर कोई और देश हो। यहां पर भी इनकी डायलॉगबाजी कम नहीं हो रही है। जैसे ये कहते थे हम गाजा में कुछ नहीं करने देंगे, सब कुछ कर गया इजराइल। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनी ने भी कल एक लंबा चौड़ा भाषण अपने लोगों के सामने दिया था। उन्होंने कहा कि फिलहाल सीरिया का प्रभारी समूह लंबे समय तक सत्ता में नहीं रहेगा। सीरिया के युवा उठेंगे, उनके खिलाफ लड़ेंगे और ये लोग ज्यादा दिन तक सीरिया के अंदर नहीं रह पाएंगे। दोस्तों, इजराइल अपने आप को दुनिया के सामने बहुत सही दिखाता है, हर किसी को आतंकवादी का टैग दे देता है। लेकिन एक बहुत बड़ा खुलासा आपको बताऊं, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। एलिजाबेथ ने अपने 70 साल के शासनकाल में तकरीबन 117 देशों की यात्रा की थी, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ कभी भी इजराइल नहीं आई। इजराइल के अंदर उन्होंने कदम भी नहीं रखा। दुनिया के 117 देश वो घूम ली। ये आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, ये इजराइल का पूर्व राष्ट्रपति है। इसने खुलासा किया कि क्वीन एलिजाबेथ कभी भी इजराइल नहीं आई और ना ही उन्होंने किसी भी इजराइली को बर्मिंघम पैलेस में घुसने दिया। जो उनका एक महल था, शाही महल, उसमें कभी भी किसी भी इजराइली को नहीं घुसने दिया, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो। उन्होंने कहा क्वीन एलिजाबेथ ऐसा मानती थी कि इजराइल या तो आतंकवादी है या आतंकवादी का बेटा है। यह खुलासा कौन कर रहा है? यह इजराइल का पूर्व राष्ट्रपति कर रहा है। उस जमाने से ही इजराइल सब कुछ कर रहा है। उनके जमाने में उनको भी मालूम था कि ये क्या लोग हैं, ये क्या चाहते हैं और किस तरीके से दुनिया में लड़ाई करवा रहे हैं। खबर अफगानिस्तान से आ रही है। अफगानिस्तान के काबुल में एक आत्मघाती विस्फोट हुआ, जिसमें तालिबान के मंत्री खलीलुर रहमान हक्कानी की मौत हो गई है। ये तालिबानी सरकार के एक बहुत बड़े मंत्री थे। खलीलुर रहमान हक्कानी अपने कई साथियों के साथ मारे गए हैं। एक शख्स आया अपने अंदर बॉम्ब लगाकर और वो फट गया, इनकी मौत हो गई। दोस्तों, बशर अल असद का इतिहास मैं आप लोगों को बता चुका हूं। सबसे पहले सत्ता में तख्ता पलट करके इनके फादर आए थे, जिनका नाम था हाफिज अल असद। सीरिया में इन्हीं संगठनों ने, विद्रोहियों ने
उनकी कब्र को नष्ट कर दिया और उस पर आग लगा दी। जो कब्र उनकी बनी हुई थी उसको तहस नहस कर दिया और उसमें आग लगा दी। अब चलते चलते आप लोगों को गाजा का भी आंकड़ा बता देता हूं। इजरायली नरसंहार के 432वें दिन गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ब्रीफिंग की गई है, जिसमें बताया गया है कि पिछले 24 घंटे में गाजा पट्टी में परिवारों के खिलाफ जो हमले हुए हैं उसमें 19 लोगों की मौत हुई है, 69 लोग घायल हुए हैं। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक जो ऑफिशियली आंकड़े हैं 44,805 लोग मारे गए हैं, 1,06,257 लोग घायल हैं। लाखों लोग, हजारों लोग ऐसे हैं जो मलबे में दबे हुए हैं, जिनकी लाशें ही नहीं मिली हैं। हजारों लोग ऐसे भी हैं जो मलबे में दबे हुए हैं, कुछ ऐसी जगहों पर पड़े हैं ताजा हमलों के बाद भी जहां पर बचाव दल है वो नहीं पहुंच पा रहा है। तो गाजा का हाल जैसा था वैसा ही बना हुआ है। दिन ब दिन गाजा में मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।